हाँ, यस कमिंग। आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ, मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट से पटना वुमेंस कॉलेज से ऑनर्स की हूँ और वर्तमान में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पिताजी के निजी व्यवसाय में मदद भी करती हूँ। अच्छा अच्छा। पिताजी का निजी व्यवसाय किस चीज़ का है? सर मेरा दुकान है नाश्ते का, तो उसी में मैं भी अपने पापा का हेल्प करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप महिला हैं यस। और फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहती हैं। काफ़ी चैलेंजिंग होगा, काफ़ी समस्याएं भी हो सकती हैं वहाँ पर। क्यों आप जाना चाहती हैं फॉरेस्ट रेंजर बनने के लिए? सर हम फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं कि मैंने बताया कि मेरा दुकान है, तो मैंने वहाँ पे छोटे स्तर पे ही सही मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा है। लोगों को कैसे डील किया जाता है ये मैंने सीखा है, तो अपने इस एक्सपीरियंस का मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा भीड़ में भी लोगों को कैसे टॉलरेट करना है, उनके साथ व्यवहार कैसा करना है, ये भी मैंने सीखा है, तो इसका भी यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा, मैं जब किसी भी काम को करती हूँ तो उसमें मैं अपनी प्रायोरिटी देखती हूँ और नेसेसिटी देखती हूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों के बीच मैं इक्वल रिलेशनशिप बैठाकर ही काम करती हूँ। और जहाँ तक वहाँ के चैलेंजेस की बात है, तो वहाँ फील्ड वर्क होगा, तो मैं अपने घर पे भी मतलब अभी जो प्रेजेंट में है, तो ठीक मैं है, फील्ड वर्क आपने कर बताया रही कि आप लोगों से मिलती हैं, लोगों को समझती हैं, हूँ। यस आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकती हैं यस फील्ड में जाकर। तो इसके लिए Yes. तो और भी क्षेत्र हो सकता था। मेरा ये कहना है कि आप फॉरेस्ट रेंजर को ही क्यों चुना? सिविल सर्विसेज भी हो सकता था, पॉलिटिक्स हो सकता था, एनजीओ का फील्ड हो सकता था, कोई और बड़ा बिजनेस हो सकता था जहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने का और काम करने का मौका मिल सकता था। सर, इसका 2 कारण है। पहला कारण कि मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, तो इस वजह से ये फॉर्म आया, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। तो फर्स्ट ये कारण रहा कि, और इसका दूसरा कारण मुझे ये भी लगा कि अभी जो वर्तमान की परिस्थितियाँ, जहाँ पे पूरे विश्व जो है जलवायु परिवर्तन या फिर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपने एक संस्थागत तौर पर और प्रशिक्षित होकर बहुत अच्छा, बहुत पर अच्छा। मैं आप को लगता है कि एक महिला होने के नाते वहाँ पर कुछ समस्याएं होंगी ज़्यादा पुरुषों की तुलना में? वैसे देखा जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला होने के नाते दिक्कतें होंगी। हाँ, होता है आजकल, मतलब लोगों का थोड़ा टेंडेंसी होता है कि महिलाएं तो नहीं कर सकती, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए अनफिट हूँ। मैं अपने वर्क को अच्छे से कर सकती हूँ। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का अभी दौर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में लोग ऐसा सोचते हैं, यस है ना? आप भी सोच रही हैं, यस इसलिए आप जाना चाहती हैं। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, यस इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सर, इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, और इकोसिस्टम यानी जैव विविधता, जीवों के बीच जो विविधता है और उसके बीच का अंतर संबंध को ही इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोलॉजी होता है जीवों के बीच और पारिस्थितिकी के बीच जो संबंध होता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। जीवों के बीच आप संबंध बता रही हैं, यस सर। तो जीवों के बीच संबंध का मतलब क्या है? केवल जीवों के बीच संबंध? जैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों के बीच संबंध है। दैट्स राइट, नॉट ओनली बिटवीन बायोटिक। यस Okay. मेरा कहने का मतलब ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि अभी हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आपने बताया बायोटिक और अबायोटिक, यस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में एक बहुत बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी का लॉस। यस उस बायोडाइवर्सिटी में एक थ्रेटेंड, है ना, जीव हैं, एक है इंडेंजर्ड। थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? थ्रेटेंड का अगर हिंदी बता सके तो
सर्टेन संकट मतलब संकट प्राय, इस पे संकट है, संकट प्राय, विलुप्त प्राय हो गया है, वो संकट में हो गया। विलुप्त प्राय हो गया, जो इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड हो गया, विलुप्त प्राय और संकट। सर इंडेंजर्ड तो वैसे स्पीसीज़ को बोलेंगे जिसका 50 to 70% पिछले 10 ईयर से उसकी जनसंख्या में कमी आ गई है। और विलुप्त प्राय उसे बोलेंगे जो अभी वर्तमान में है ही नहीं उनकी जनसंख्या, और वो किसी जैसे एक्स-2 कंजर्वेशन में कंजर्व है, जैसे हमारा अच्छा, आप फिजिक्स पढ़ी हैं, ठीक है, छोड़िए उसको, आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है। ये बताइए कि जो रिवर का फ्लो होता है, नदी का बहाव, तो नदी का बहाव का कौन से फिजिकल रूल्स के अंतर्गत उसका बहाव होता है, फ्लो होता है? मेरी बात समझ रही है? नो सर। फ्लो ऑफ रिवर, नदी में जो बहाव है, जल का प्रवाह है, तो भौतिकी के, फिजिक्स के किस रूल्स के तहत, किस नियम के तहत होता है, या कौन से सिद्धांत के तहत होता है? जैसे मोशन हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ बता सकती हैं? हाँ सर, मोशन मतलब मोशन जैसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो मोशन के द्वारा ही जा रही है। उसमें जैसे काइनेटिक एनर्जी भी लग रहा है, जैसे जो टरबाइन को हम लोग घुमाते हैं तो उसमें स्थैतिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसा सर ने बताया कि फॉरेस्ट रेंजर खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। तो एक चैलेंज आपके सामने रख रहे हैं कि सपोज दैट कि आपका वाल्मीकि नगर में आपको पोस्टेड किया गया है और वहाँ का जो विधायक है वो बहुत बाहुबली है, और वहाँ पे वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको वहाँ पे वो निकालता है। ये भी आपको पता है, वहाँ पे जो लोकल बॉडी है, जो IAS है, IPS सबको पता है, वो निकालता है। फिर भी कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आप कहिए कि नहीं हम उसको रोकेंगे, और वो आप पे दबाव बना रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? इस सिचुएशन से निपटने के लिए पहले मुझे जो जितने भी संवैधानिक अधिकार होंगे, मैं उन संवैधानिक अधिकार के तहत मैं उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन मतलब अपने स्तर से कुछ छानबीन करूँगी। और मैं दूसरी बात ये है कि जो ऐसा सही है कि लोगों के बीच उसके है, ऊपर कोई FIR कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, आप कैसे मूव करेंगे? सर तो सबसे पहले तो मैं उसको देखूंगी कि ये क्या ये सत्य है या नहीं। हो सकता है अफवाह भी हो सकती हैं, तो पहले तो ये इन्वेस्टिगेट कर लूँगी कि ये सत्य है या नहीं। अगर सत्य हो चुकता है तो मैं उसके विरुद्ध जो है पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठा करूँगी, और वो जो सबूत होगा अगर वो सबूत मेरे पास अगर मिल गए तब मैं ऊपर के अधिकारियों को बोलूँगी। जहाँ तक मेरा अधिकार क्षेत्र आता है वहाँ तक मैं अपना पूर्ण कोशिश करूँगी। अभी एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड रिपोर्ट रिसेंटली आई है, इसमें कुछ मुख्य बिंदु पर प्रकाशित कर सकती हैं? सॉरी सर। NGT के बारे में कुछ? यस सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका मुख्य कार्य होता है पेड़ पौधे से संबंधित कोई भी मुद्दे आते हैं तो वो उन्हीं न्यायालय में मतलब उन्हीं में इन्वेस्टिगेट या फिर सारे वर्क किए जाते हैं, फैसला सुनाया जाता है। इको सेंसिटिव जोन? यस सर, इको सेंसिटिव जोन वैसे एरिया को कहते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता उपलब्ध है, लेकिन हाल के वर्षों में उनमें इंडेंजर्ड मतलब वो खतरे की स्थिति में उन्हें इको सेंसिटिव जोन। बिहार में कोई है इको सेंसिटिव जोन? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। गौरैया पक्षी को बिहार सरकार जो है संरक्षण के लिए विशेष मुहिम चला रही है, क्या कारण है कि सिर्फ गौरैया पक्षी पे ही विशेष ध्यान दे रही है सरकार? सर अभी हाल के वर्षों में देखा गया है कि गौरैया पक्षी विलुप्त प्राय हो गई है, तो इसी वजह से सरकार जो है
इस पर विशेष ध्यान दे रही है। और इसका दूसरा कारण यह है कि गौरैया पक्षी की एक क्या खासियत होती है कि जो कीट पतंग होते हैं उन्हें खाते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन या फिर फूड चेन जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए गौरैया पक्षी पे ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का एक बहुत प्लान है, अच्छा प्लान है, जल जीवन हरियाली, यस जो फॉरेस्टेशन से संबंधित है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पे देखा जा रहा है कि जल जीवन हरियाली जो है उस स्तर से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से सरकार ने एक्सपेक्टेशन किया। आपको भी ऐसा लगता है कि उस तरह से काम नहीं हो रहा है? और ये किस तरह से जो है फॉरेस्टेशन को बढ़ाने में जो है मददगार साबित हो सकता है, कैसे? सर, पहले जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये जल जीवन हरियाली अपने आप में वर्क कर रहा है और इसमें ये आगे बढ़ा भी है। ठीक है। किस किस स्तर पे वर्क कर रहा है? तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है ये मनरेगा के थ्रू और हमारी जीविका है उनके थ्रू ये वर्क करती है, और जिसके तहत अभी 1 लाख प्लांट जो है वो रोपे गए हैं। इसके अतिरिक्त ये जो जल जीवन हरियाली मिशन है, हरियाली के साथ साथ ही हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम भी कर रहा है। तो जैसे कि इस जो हमारे पॉपुलर कल्टीवेशन या फिर छोटे स्तर पे पेड़ रोपने का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके बदले लोगों को इंसेंटिव दिया जाता चेक है। डैम के बारे में जानती हैं? चेक डैम जल जीवन हरियाली का एक पार्ट है, चेक डैम। Yes, चेक sir. डैम का निर्माण, ये चेक डैम क्या है? सर, पूरे अच्छे से हाँ, ये बताइए, जो भी जानती हैं बताइए। सर, सिंचाई के लिए डैम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सिंचाई उपलब्ध। सिंचाई मेन पर्पस होता है। यस। बारिश का पानी जो है हाँ, उसको पानी एक जगह- बारिश का पानी को स्टोर कर उसको रखना है और फिर जब उसको सिंचाई पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर का सवाल था इंडेंजर्ड स्पीसीज, विलुप्त प्राय और संकट ग्रस्त है। तो बिहार में जो है कौन कौन से जीव जो है इंडेंजर्ड की स्थिति में, विलुप्त की स्थिति में? सर, अभी जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये इंडेंजर्ड ही हैं, और विलुप्त प्राय तो अभी ध्यान नहीं है सर। अच्छा, कुछ बर्ड सेंचुरी का नाम बता दीजिए बिहार में। यस सर, नगी नक्की डैम है जिस पर भी हाल फिलहाल में करलब बर्ड फेस्टिवल हुआ था, और दूसरा कुशेश्वर है पक्षी अभयारण्य, और बरेला पक्षी विहार है जिसको सलीम अली जुबेला पटना और आसपास में भी है क्या कोई पक्षी? पक्षी विहार तो नहीं है, यहाँ पे पार्क है सर, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो यहाँ भी सुनते हैं कि दूर दूर से पक्षियाँ आती हैं, कोई ऐसा जगह जो आप सुनी हो? सर, ऐसा तो नहीं है। पटना का विधानसभा में एक जलाशय है, वहाँ पे आता है। दानापुर का जो छावनी क्षेत्र है, कहाँ से यहाँ पे पक्षियाँ आती है? सर, यहाँ साइबेरियन क्रेन आती है। लेकिन ये सब पक्षी विहार नहीं है। यस सर, पक्षी विहार स्पेशली पक्षी को कंजर्व करने के लिए होता है। आप जो है रेंजर्स का काम को थोड़ा सा एक बार फिर से स्पेसिफाई कीजिए, तो क्या का काम है? सर, रेंजर का काम है सब प्रोटेक्ट करना, अपने रेंज, उसके जो रेंज है उसमें किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना? फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना, क्योंकि रेंजर एक प्रतिष्ठित पद होता है, तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना। किस तरह का इमरजेंसी? जैसे आग लग जाएंगी या फिर वन माफिया होते हैं, उनसे अगर अचानक भिड़ंत हो जाती है तो उनमें हमें कैसे डील करना है, ये सब भी एक रेंजर का वर्क होता है। रेंजर के नीचे का पद क्या क्या होता है? यस सर, रेंजर के सबसे नीचे होता है फॉरेस्टर, उसके नीचे फॉरेस्ट गार्ड होता है, और उससे नीचे वॉचर होता है। उससे नीचे? उससे नीचे संवैधानिक तौर पे नहीं होता, लेकिन माली कहा जाता है। अच्छा, अच्छा। और
उसको क्यों बोल रही हैं? जो संवैधानिक नहीं होता है तो असंवैधानिक होता होगा, उसको फिर आप कैसे शामिल करेंगे? आप रखेंगे वैसे लोगों को, जो असंवैधानिक लोग हैं उनको आप रखेंगे अपने पास? सॉरी सर, पता नहीं। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 है सर। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को के लैंड एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत बनाए गए हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, एक कोर होता है, एक बफर जोन होता है और एक बाहर का आवरण होता है। जो कोर जोन होता है उसमें किसी भी तरीके का हम एक्टिविटी बाहर नहीं। के आवरण को का टेक्निकल टर्म क्या है? जैसे कोर और बफर आपने बताया, तो तीसरा उसका भी तो ये जो आपने बताया कि यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत, तो 18 है भारत में, सारे यूनेस्को के प्रोग्राम? नो सर, 12 को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड ये हेरिटेज। कोर जोन क्या होता है? कोर जोन वैसा एरिया होता है जो फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, उसमें हम किसी भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बफर जोन है तो उसमें हम अपने साइंटिफिक पर्पस से हम उनका उस पर स्टडी कर सकते हैं, या फिर स्टडी किया जाता है मेनली। और जो उसके सबसे बाहरी आवरण होते हैं उसमें हम घूम फिर भी सकते हैं, और बफर जोन में भी होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो जानवरों को चराने का काम कहाँ किया जा सकता है? कहाँ सर, पे जानवरों को चराया जा सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में नहीं होता, नो सर। बायोस्फीयर रिजर्व में भी नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व में सॉरी सर, बताइए, टाइगर सबसे अधिक किस राज्य में है भारत में? मध्य प्रदेश में। और बिहार में कितने टाइगर्स हैं? 31 में, वो जो टाइगर रिपोर्ट आया था उसके अनुसार उसी के अनुसार होता है और कुछ? बताया। तो ये टाइगर जो बिहार में 31 है, ये किन क्षेत्रों में है? सर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व? ये पश्चिमी चंपारण में। तो ये बिहार का फॉरेस्ट एरिया कितना % है? लेटेस्ट जो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग? ये 7.76% है। ठीक है। और सबसे अधिक ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है फॉरेस्ट एरिया में? वर्ल्ड में सबसे अधिक फॉरेस्ट किस कंट्री में? सॉरी सर, हाँ मैं गेस कर सकता हूँ, ब्राज़ील में। रशिया में है, ब्राज़ील में सेकेंड पोजीशन। सॉरी। एक करल पट वन्यजीव अभ्यारण्य है, चर्चा में था कुछ समय पहले, उसके बारे में जानती होंगे? करल? हाँ, करल पट वन्यजीव अभ्यारण्य। नो सर। रायमोना नेशनल पार्क? यस सर, ये असम में है। असम का भी नेशनल पार्क बना है, 7th नेशनल पार्क। असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? और तेहिंग पटकई जो 6 था, और इसके अलावा ये काजीरंगा है, मानस है। काजीरंगा बराबर चर्चा में रहता है, किन कारणों से यह चर्चा में रहता है काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और भी कुछ एक प्राकृतिक आपदा के कारण चर्चा में रहता है? हाँ सर, कभी कभी आग की आगजनी देखा था। और कुछ? और तो ध्यान नहीं। अच्छा खुशबू जी, ये बताइए कि एक फॉरेस्ट रेंजर का यस सर। देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है? थोड़ा सा सोच समझकर पॉइंट में बताइए। सर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो काम होता है वो पर्यावरण को संरक्षित करना, मतलब पेड़ पौधे की संरक्षण करना, या फिर पोचिंग हुआ, या फिर वन माफिया हुआ, उनसे निपटने का काम होता है। तो इसको अगर हम पूरे तरीके से देखा जाए तो इसमें पोचिंग कर रहे हैं तो हमारा जो नेचुरल, मतलब जो
चीज़ें हैं, पशु पक्षी, उन्हें बचाना है। तो उन्हें बचाएंगे तो वो हमारे पर्यावरण को कंजर्व करेंगे, पर्यावरण को कंजर्व करेंगे तो हमारा फूड चेन या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ये सब अच्छे से होगा। तो इससे एक इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। दूसरा कारण ये है कि रेंजर ऑफिसर का काम ये भी होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट कर देना। तो जो रेवेन्यू है जो आया है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएंगी, तो डायरेक्ट जो जाने पे तो इनसे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर वैसे तो मैं फुल टाइम अभी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन जब मुझे समय मिलता है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग करती हैं आप? यस। क्या आपका मतलब कि किस प्रकार के व्यंजन बनाना पसंद करती हैं? साउदर्न या चाइनीज या बिहारी व्यंजन, कैसा व्यंजन बनाती हैं? सर बिहारी ही बनाऊँ। अच्छा, मतलब हम लोग, ये टीम अगर आपके यहाँ आती है तो आप क्या खिलाना पसंद करेंगी? सर लिट्टी चोखा जो यहाँ का सबसे फेमस है। ओके, थैंक यू, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा था जी, कैसा था इसका? अच्छा था सर, कुछ जैसे चीज़ें जानना चाहिए, मतलब एनजीटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, एमएबी के और उसमें कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा था, फ्लो कहीं बहुत अच्छा बताइए। शुरू का फ्लो बहुत ही अच्छा था, इम्प्रेसिव था, फिर धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो तुम्हारा जो जाना हुआ चीज़ भी वो अच्छा से बाहर नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ को डाउन नहीं करना है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, फिर उसको दिमाग में थोड़ी रखना है, सब चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। फेस एक्सप्रेशन जैसे अभी है इतना तो नहीं, लेकिन इस टाइप से वहाँ पर रखना है, नॉर्मल रहना है, तो प्लीजेंट रहना चाहिए, ज़्यादा सीरियस तो बताए थे, ज़्यादा सीरियस नहीं रहना यस। है ना। हाँ, बताइए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और डेवलप करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि शुरू में फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त था और टाइम के अकॉर्डिंग वो और डिक्लाइन होता चला सर गया। वो पता नहीं चला कि कैसे decline। कोई इशू नहीं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। Yes, sir। और कुछ अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट्री का, वो थोड़ा इसको गहन अध्ययन कीजिएगा तो बेहतर होगा। बाकी सब ठीक है। थोड़ा हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछे सॉइल के बारे में, सॉइल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट्री डायरेक्ट लिंक करता है, इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सब सही है। ठीक है सर। देखो, इसमें जब कोई भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा जाता है और ख़ास करके वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक, तो वहाँ पर तुमको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन तो जो पूछा जाएगा आंसर देना ही देना। जैसे क्यों आना चाहती हैं, तो तुमने आंसर दिया था कि हमारा एक दुकान है और वहाँ भी हमने ऐसा ऐसा देखा, लोगों से मिलने और भीड़ को नियंत्रित करने या भीड़ को समझने और समझाने का पूरा मैं काम कर सकती हूँ। ये सब आइडियल आंसर था, हाइपोथेटिकल था, ठीक है। आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे तो बाद में तुमने कहा सर मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करती हूँ और सामने एक वैकेंसी आई थी तो मैं इसको भर दिया, है ना। रियल तो यही कारण है ना। हाँ सर, पर उसमें ये हेल्प नहीं, रियल यही, वो तो बाद का हाँ, चीज़। तो कारण फुल है ये तो तुम बिहार का मुख्यमंत्री बनो, जैसे रेणु देवी बनी हुई उप मुख्यमंत्री तुम बन सकती हो। बहुत ज़्यादा भीड़ नियंत्रण, तो बहुत भीड़ लगी रहेगी तुम्हारे आवाज़ में। तो प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला को अच्छा लगता है जब सामने वाला सहजतापूर्वक हाँ भाई, ये जेन्युइन, हाँ जेन्युइन कारण है। उन्हें समझ रहा है कि तुम जो लोगों से मिलोगी भीड़ भाड़, तो बाकी और बहुत सारे क्षेत्र हैं, यही रेंजर के, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्रैक्टिकल आंसर देना है, रियल सब नोट कर लेना है। दूसरा कि महिला को क्या क्या प्रॉब्लम, छोड़ दो महिला को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। तुमने कहा कि सर मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई दिक्कत होगी। हाँ, लोगों की सोच ऐसी हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस देखने के लिए ही इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि महिला को प्रॉब्लम, तो महिलाएं तो क्या क्या कर रही हैं काम, हर जगह काम कर रही हैं। ये अच्छा आंसर था। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाले में तुमको थोड़ा सा बढ़िया टेक्निकल चीज़, जैसा कि सर ने भी बताया है, उसको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बारे में, इंटरेक्शंस को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। और उसको जब स्टडी हम करते हैं तो इकोलॉजी हो जाता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। वो स्टडी है, साइंस है वो। इकोसिस्टम कुछ है, वो सिस्टम है, क्लियर है। और जो हमारे सराउंडिंग्स में वो इन्वायरमेंट तो बताइए तो ठीक है।
ठीक है। थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड, इस सब दुनिया से देखना है, पढ़ना है ना। और नदी वाला जो क्वेश्चन पूछे थे, नदी वाला में क्या है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का काम कर नदी बहती है। नदी तो पहाड़ से उतरती है, शुरू होती है ऐसे, कहीं तो ग्रेविटी के है ना अंडर वो काम करती है, तभी उसमें मोशन आता है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बल तो वहाँ है ही, उसी फोर्स के चलते वो काइनेटिक एनर्जी है और मोशन है। लेकिन क्या बोलना था, अंडर ग्रेविटी वो काम करती है। क्लियर है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस टाइप से मतलब कि सोचना है। क्लियर है। हाथ तुम्हारा बीच बीच में उठ जा रहा है, यस इस तरह से बैठना है, ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। थोड़ा बहुत हिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यस तो सीधे जो गार्ड है, गार्ड से शुरू करो ना। गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर है ना, वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। जो यस ऑफिशियली जो अपॉइंट होता है, रिक्रूट किया जाता है, वहाँ से स्टार्ट करना है। और रेंजर इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, ऐसा नहीं है। वो गार्ड भी बहुत नहीं महत्वपूर्ण है जितना रेंजर है। जितना PCCF है उतना ही इम्पोर्टेंट वो गार्ड भी है। ये थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए काम। मेरी बात को समझिए। यस जैसे सिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे चाहे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हो, Yes. चाहे नीचे का कोई कर्मचारी हो, बिहार की सेवा में सब लोग लगा सब कोई हुआ लगा। है। और उनका थोड़ा सा क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, उसका क्षेत्र छोटा है, इम्पोर्टेंट तो सब है। हम नीतीश कुमार कहेंगे कि हम ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलेगा नो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से तुम रेंजर बन जाओगे, तुम होगे हम ही इम्पोर्टेंट है, तो नीचे वाला तुम्हारा सपोर्ट ही नहीं करेगा। सॉरी एक लीडर को, टीम भावना की बात किया था, टीम लीडर को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने टीम को देना रहता है। सर मेरे कहने का उसमें मतलब वो था ना। मतलब है, जो बोलोगे वही ना हम सुनेंगे। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में तुम जो बोलोगे वही ना सुनेगा। तो नहीं निकलेगा ना। हाँ आज समझ मैंने जो तुम बोलोगे वही हम समझेंगे। ठीक है सर। हाँ, एक ये हो गया। दूसरा, हाँ जैसे क्वेश्चन आयुष का था कुछ, है ना, हाँ ब्राज़ील रशिया वाला। हाँ, जब रसिया। इंटरव्यू बोर्ड का कोई मेंबर, जब तुम कहीं अटक गई हो और उधर से आंसर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, तो एक बार थैंक यू बोलना चाहिए। ये कटसी मेंटेन करना चाहिए। सॉरी सर है ना? पता नहीं। हाँ, कोई बात बोलते नहीं। समय जैसे आप जैसे पूछ रहे हैं, जवाब देते समय आप ऊपर रहता है, जैसे थोड़ा सा जो है पूछ रहे हैं तो इंटरेक्ट होना है। पहला इंटरव्यू है, कोई बात नहीं है, बहुत क्वेश्चन अच्छा। पूछना था सर, जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो हम क्या मतलब सभी को देखना वैसा कोई जरूरी जरूरी नहीं है, लेकिन जो पूछ रहे हैं उनसे और हल्का अगल बगल भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो समझ में आया। कोई आंसर जब बताते हैं, कोई भी फैकल्टी या कोई भी वहाँ का मेंबर, तो हमको थैंक यू बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, तो स्माइल करके थैंक यू सर। और लगना चाहिए कि हाँ हमको नहीं आया, आप बताए थे, हमको बहुत बड़ा चीज़ मेरे लिए कर दी। इस टाइप का थोड़ा सा भाव आना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। और बाकी सब अच्छा है। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे कि आर्थिक योगदान किस प्रकार है, इसका आंसर तुमने अच्छा दिया, वही हम सुनना भी चाहते थे, है ना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, तुम बोल सकते थे, है ना। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात आ जाती है। और जैसे ही इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड करेगा, डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा। और अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है कहीं भी, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हो, कहीं कोई काम कर रहा है और उसको प्रिजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, निश्चित रूप से पूरे के पूरे वो इकोसिस्टम ही नहीं, वो पूरे इकोनॉमिक्स को भी सपोर्ट कर रहा है। उसका इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जो बाद में, है ना, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता हो बैडली और ये संसार जीने लायक ही नहीं बचे। वहाँ काम करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है होगा, जैसे कि डेवलपमेंट क्या करेगा, सस्टेन करेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा, हम लोग रहने लायक धरती को बनाए रखेंगे, तभी तो सब कुछ होगा, खाना पीना चलेगा। वो आंसर तुम्हारा बढ़िया था, ऐसा ही आंसर देना है। इनडायरेक्टली बोली थी, फिर डायरेक्टली तुम बोली कि वहाँ रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता है, तो दैट्स गुड। वो आंसर अच्छा, दो आंसर तुम्हारा बहुत बढ़िया था। और लास्ट जो तुम्हारा आंसर, उससे सर इंटरव्यू बोर्ड खुश हो जाता है, हम बोले उसमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम वही सुनना ही चाहते हैं। ये होता है कभी कभी, इंटरव्यू बोर्ड वही बोलना सुनना चाहेगा, वही तुम आंसर दे रहे हो, घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया है। ओवरऑल कैसा था सर? बोल तो दिए, वही तो बोल रहे हैं, है ना, घबराओ नहीं एकदम। और तो तुम शुरू का जो टेम्पो है उसको मेंटेन रखना है, ये नहीं कि धीरे धीरे लगा कि अब एनर्जी पूरा लो हो गया। अब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि आप महिला हैं, तो तुमको बताना है कि भाई महिला हर जगह अपनी सशक्त होने की स्थिति को साबित कर दिया है। सेना में कमान संभाल रही हैं, पायलट बन गई है, तो ये तो रेंजर है, ये तो और सामान्य सा पद है, इसको तो बखूबी संभाला जा सकता है।
2016 में ग्रेजुएशन हुआ है ना तुम्हारा? 16 में हुआ, उसके बाद आगे पीजी वगैरह नहीं की? ठीक है, कोई बात ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक ही पूछना था।